चले भाई, आज हम पढ़ेंगे पीआर कोर्स का अगला टॉपिक, जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको बोलते हैं हम जेड इफेक्टिव। इसको क्या बोला जाता है? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये होता क्या है? ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाद ये इलेक्ट्रॉन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका जो है वो न्यूक्लियस इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर चार्ज इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये न्यूक्लियर चार्ज इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब जब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन, इसको रिपल कर रहे होते हैं। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको रिपल कर रहे होंगे। ये अगर इसको रिपल कर रहे होंगे तो ये धक्का पड़ेगा, और अगर ये धक्का पड़ेगा तो इसका अट्रैक्शन इस पर कम हो जाएगा। कम होने से ये जो अट्रैक्शन यहां लगा वो कम लग रहा है, यानी कि पहले ज्यादा लग रहा था अब कम लग रहा है। पहले ज्यादा लग रहा था अब यहां कम लग रहा है, तो दिमाग की बत्ती जलेगी। इसने इसको प्रोटेक्ट किया या शील्ड किया या यूं कहें से बचाया है। इसी वजह से इसका जो ये इफेक्ट इस पर लगा था इलेक्ट्रॉन का, उसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियर चार्ज के अगेंस्ट बचाया है, शील्ड किया है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा जैसे इस इलेक्ट्रॉन ने क्या कहा कि अगर तुम्हें यहां तक पहुंचना है तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मतलब समझे, ये बचा रहा है इसको, इसे कहते हैं शील्ड। शील्ड कर रहा है, बचा रहा है कि रुको, चार्ज कहाँ जा रहे हो। फिर जब न्यूक्लियर चार्ज में ज्यादा ताकत होगी तो वो वहां तक पहुंचेगा, लेकिन तब तक वो इसको थोड़ा दूर ले जा रहा है इसके इफेक्ट से। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, प्रोटेक्ट करना वाला इफेक्ट। इसको एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसे स्लेटर कहा जाता है, और इसीलिए इसका नाम होता है स्लेटर कांस्टेंट, और इसको सिग्मा से बताया जाता है। शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको और एक सिग्मा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि जेड इफेक्ट जो होगा वो होगा जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस सिग्मा, ये फॉर्मूला कैसे बना देखो, ये जेड इफेक्ट है, ये जेड माइनस सिग्मा है। मतलब प्रोटॉन जो होंगे न्यूक्लियस में, प्रोटॉन जितने होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उन्हीं का तो अट्रैक्शन लगेगा यहाँ। लेकिन ये जितना रोकेगा इतने चार्ज को, उतना लगेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब अगर इसकी पावर, शील्डिंग पावर अगर बढ़ रही है तो इसका इस पर जो चार्ज होगा वो कम हो रहा है। ये पावर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर, इसको कहते हैं आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन। जो बाहर की तरफ है वो उसे क्या कहा जाता है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियर चार्ज जो यहाँ लग रहा है, ये न्यूक्लियर चार्ज यहाँ जो लगता, इस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो लगता उसको रोक दिया गया, इसकी वजह से इसने प्रोटेक्ट किया। तो यानी कि जितनी ज्यादा पावर इसकी होगी उतना ज्यादा जो है वो जेड इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है। इसकी पावर जितनी वीक होगी उतना ज्यादा जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। तो ये जब इस आउटर शेल पर इलेक्ट्रॉन को लगता है तो उसको खींच लेता है। क्लियर? कुल मिला के सिंपल सी बात है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ये रिपल करके इसे बचा रहा है इस न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक। अब इसके कुछ रूल्स स्लेटर ने बताए थे, वो रूल आपको दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। चाहे समझ में आवे चाहे ना आवे, पर ये जो रूल है वो दिमाग में फिट हो जाए, वैसे समझ में आना चाहिए, क्योंकि कोई खास बात नहीं है। अब रूल क्या है जरा सुनना, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में हो, यानी कि NS और NP शेल में हो, तो इसके रोकने की पावर होती है 3.5। अगर वो आउटर शेल से एक शेल अंदर हो, यानी कि N-1 शेल, N-1 शेल का मतलब होता है आउटर शेल से एक शेल अंदर, अगर तो उसके रोकने की पावर होती है 0.85। रेस्ट जो शेल होंगे उनके रोकने की पावर 1 होगी। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये वैल्यूज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए, कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए है? S और P के इलेक्ट्रॉन को। किसके लिए है ये? S और P के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ये वैल्यूज हैं। किसके लिए जल्दी बताओ? ये S और P के इलेक्ट्रॉन। दोबारा से बोलेंगे, अगर आउटर शेल में है S और P में, तो इलेक्ट्रॉन जो शील्ड कर रहा था उसकी पावर है 0.35, और अगर N-1 शेल में है तो उसकी जो पावर है वो कितनी है? 0.85। अगर वो रेस्ट शेल, मतलब
आउटर शेल के अंदर जो शेल था एक, उसकी 0.85 है, उसके अलावा अब जितने भी शेल बचे, रेस्ट शेल का मतलब जितने भी बच गए वो सब 1 पावर है। ठीक है, अब सबसे पहला रूल क्या है, कैसे निकालेंगे जेड इफेक्ट? तो पहला रूल होगा राइट द कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट। भाई सबसे पहले उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सेकंड पॉइंट होगा अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल। अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल, शेल के साथ इंक्रीज करते हुए। थर्ड पॉइंट ग्रुप देम। अब ग्रुप देम का मतलब होगा एस एंड पी इन सेम ग्रुप। ऐसे, इसका मतलब मैं समझाऊंगा। डी ग्रुप एक साथ होगा, डी वाले जितने होंगे डी अलग ग्रुप एंड एफ सेपरेट ग्रुप। मतलब अगर एफ सब शेल आएगा तो उसका अलग ग्रुप है, डी सब शेल आए तो उसका अलग ग्रुप है, और एस और पी अगर एक साथ हो तो उनका सबका, उन दोनों का एक ही ग्रुप माना जाएगा। ठीक है, ये रूल आपको लगाने हैं और फिर मैथ्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठाओ। सबसे पहले राइट द कॉन्फ़िगरेशन, फिर अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेल, फिर तीसरा एस और पी का एक ग्रुप, और फिर जो डी उसका अलग ग्रुप, एफ है तो उसका अलग ग्रुप। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद अब एक सवाल पूछेगा वो आपसे डायरेक्ट, और वो सवाल क्या है वो देखना। वो सवाल ये है, कैलकुलेट जेड इफेक्ट वैल्यू ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट जेड इफेक्ट वैल्यू ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर Fe ले लिया मान लो। अब उसने कहा Fe के लिए जो 4s इलेक्ट्रॉन है उसका आपको जेड इफेक्ट निकालना है। पहला रूल बताओ क्या? राइट द कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 आएगा। क्लियर दोस्तों? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 पहला। दूसरा, अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लिया। थर्ड पॉइंट क्या था? ग्रुप देम। एस और पी का एक ग्रुप बनाओ। ये एस और पी का एक ग्रुप, एस और पी का एक ग्रुप, डी का अलग ग्रुप, और ये एस का अलग ग्रुप हो जाएगा एक। अब आपसे किसके लिए पूछा है उसने आपसे पूछा है Fe के लिए निकालना है 4s इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए निकालना है। अब यहाँ से समझना पड़ेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन एक को बचा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको बचाएगा। तो बचाने के लिए जो यूज हो रहा है वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो S और P में अगर वो इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी वैल्यू 0.35 होती बचाने के लिए, और वो एक बचा रहा है 0.35 इंटू 1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से एक को बचाया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये 4s शेल है, यानी कि nth शेल अगर 4 है तो n-1 कौन सा होगा? 3, और n-1 शेल कितना बचाता है? 0.85 इंटू 6 6 12 12 और 2 14, तो 14 आएगा। ये रेस्ट n-1 के अलावा जितने भी रेस्ट है ये रेस्ट कहलाते हैं। रेस्ट मतलब बचे हुए, वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 1, और ये कितना है? 6 2 8 2 10, तो 10 आएगा। ठीक है, ये आपको रोकने की बात हुई थी। दोबारा से सुनेंगे। रूल क्या था? एस और पी में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो S और P में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो 0.35 होगा। यहाँ 0.35 किया। आउटर शेल 4th है, ये n-1 हुआ, थर्ड शेल पूरा का पूरा 0.85 रोका, 14 इलेक्ट्रॉन रोक रहे हैं। ये रेस्ट यानी कि बचे हुए जितने भी हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 2 8 2 10, ये 1 रोकेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ डाउट आएगा 2 क्यों नहीं लिखा सर आपने? मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में से एक तो बचा रहा है, एक बच रहा है, तो एक ही बचाएगा उसको, तो वो एक जो बचाएगा उसी को लिखेंगे। यानी अगर यहाँ पर ठीक है एक इलेक्ट्रॉन होता तो फिर यहाँ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसको ये बचा रहे होते फिर। ठीक है, अभी समझाएंगे आगे, एक और एग्जांपल आएगा। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई भाई। तो यहाँ तक की बात क्लियर होने के बाद अब आया सिग्मा। सॉल्व करो इसको सिग्मा, ये पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 22.25। तो 22.25 जब आया
तो आपको पता है इसका जेड इफेक्ट कितना बनेगा, 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 22.25 करोगे तो लगभग 3.75 आ जाएगा। तो 3.75 इसका जेड इफेक्टिव आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि 3.75, जबकि 26 प्रोटॉन थे, 26 प्रोटोनों का अट्रैक्शन लगना चाहिए था वहां पर, 26 प्रोटॉन खींचने चाहिए थे, लेकिन 26 ने नहीं खींचा, बल्कि नेट कितना गया, 26 प्रोटॉन का अट्रैक्शन सिर्फ 3.75। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। तो ये किसके लिए बताया मैंने, कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए, एस और पी के इलेक्ट्रॉन के लिए। अब बात करेंगे अपन किसके लिए, फॉर डी इलेक्ट्रॉन। फॉर डी इलेक्ट्रॉन, अगर डी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो 0.35 आएगा, ठीक है। एंड रेस्ट जो भी होंगे उनके लिए वैल्यू 1 आएगी। मतलब समझे आप, इसके लिए 0.35 है, बाकी सबके लिए 1, सिर्फ डी वाले के लिए 0.35, मतलब डी के जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो 0.35 बचाएंगे और बाकी सारे के सारे जो है वो 1। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट जेड इफेक्ट ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट जेड इफेक्ट ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe 26 कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। जब हम लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते तो आपको बहुत बच्चों को डाउट आएगा, और वो डाउट यहाँ पर किल कर देना, साला मार डाला, मुंडे घुमा दो बे, हाँ एकदम निपटा दो कि सर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में मानेंगे, 4s में मानेंगे 3d में। तो इलेक्ट्रॉन फिल करते समय जहां जाएगा उसी को लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है इसका मतलब, ठीक है। अब देखो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये नहीं हुआ क्योंकि भरते समय मानना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला काउंट होगा, ठीक है। अब समझो बात को, डी ब्लॉक अगर है तो डी ब्लॉक है Fe डी ब्लॉक है तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही होगा। Fe अगर, बोलो जल्दी क्या है, Fe अगर क्या है, बोलो डी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही होगा। अब आप ग्रुप बनाओ वापस, एस और पी के एक ग्रुप, डी का एक ग्रुप, और ये है। अब देखो हमेशा जब इलेक्ट्रॉन यूं भर रहे होते हैं ना अपन, तो यहाँ न्यूक्लियस यहाँ माना जाता है, स्टार्टिंग में होता है ना न्यूक्लियस, क्योंकि उसके बाद ही शेल आते हैं। तो आप देखो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है इस पर, इसको, तो ये जो है 4s वो उसके उस तरफ है। मतलब जैसे मान लीजिए मैं किसी को मारने आ रहा हूं और यहां पर ये एक लड़का है, ठीक है, ये दीवार इसको शील्ड कर रही है, इस लड़के को, तो ये दीवार इसको बचा रही है। तो ये दीवार तभी बचाएगी जब ये इस लड़के के यहाँ होगी। अगर ये दीवार इधर होती तो ये कैसे बचाएगी इसको, अब तो ये मार देगा इसको पकड़ के। तो इसी तरह से जब राइट साइड ऑफ द ग्रुप इलेक्ट्रॉन होंगे, ये राइट साइड ऑफ द ग्रुप है, उधर चले गए उधर, और न्यूक्लियस इधर से खींच रहा है इसको, तो ये राइट साइड ऑफ द ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने, वो रोकते नहीं है शील्डिंग इफेक्ट में। क्या बोला जल्दी बताओ, राइट साइड उधर, राइट साइड ऑफ द ग्रुप डू नॉट कंट्रीब्यूट। तो राइट साइड ऑफ द जो ग्रुप वाले होंगे वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ये कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 0.35 इंटू 5। अभी फिर से डाउट है, 5 क्यों लिया मैंने आपसे क्या कहा था, 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक को बचाना है, एक को बचाएंगे तो 5 ही तो है, एक तो बचाएंगे 5। अब डी वाले के अलावा, ये जो डी वाला था, इसके अलावा जितने भी बचे रेस्ट, वो सब कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, 1। तो यहाँ सीधा 1 कर देंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 2 8, 8 6 14 2 16 18, टोटल कितने हुए देखो, आया ना 18। तो ये 18 कर दिया, तो 18 इंटू 0.35 करेंगे तो ये सिग्मा आएगा। तो सिग्मा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 18 प्लस 0.35
0.35 इंटू 5, और जो जेड इफेक्ट आया वो कितना आया 26 माइनस 18 प्लस 0.35 इंटू 5। सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको निकालना है जेड इफेक्ट। ये तो रूल हो गए। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस की बारी। अब कैसे कैसे प्रैक्टिस होगी देखो। जैसे आपसे बोला उसने लिथियम, एटॉमिक नंबर है 3, 1s2 2s1, ये आ गया। अब उसने बोला लिथियम का आप निकाल के बताओ जेड इफेक्टिव, तो दिमाग की बत्ती जलाते हैं। ये है, इसको बचाना है, इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, ये तो बचाएंगे इसको। कौन बचाएगा? ये। अब ये इससे एक पहले है, n-1 है, तो ये आएगा 0.85 इंटू 2। ये देखो आप, इसको बचाना था, ये n-1 शेल बनाना, क्योंकि ns शेल तो 2 है, ये 1 है, तो 0.85 इंटू 2, ये 1.70 आ गया सिग्मा। ठीक है। लिथियम के बाद आता है सोडियम, 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर से देखो, ग्रुप बना दो। ये है, इसको बचाना है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। ये आएगा 0.85 इंटू कितना आया, 6 और 2 8, ये आया 1 इंटू 2। आप करो, कितना आएगा बताओ, कर लेंगे सॉल्व। इस तरह से आपको करना है। तो लिथियम सोडियम हो गया। अब लिथियम के बाद आया, मान लो लिथियम के आता था बेरिलियम, 1s2 2s2, ठीक है, और 2p0, ये s और p का ग्रुप हो गया। अब इस पर बचाना था आपको, तो ये 2s 0.35 आएगा इंटू 1, यहां देखेंगे तो कितना होगा 0.85 इंटू 2। ठीक है। सॉल्व करें अगर अपन, ये तो आ गया 1.70, और ये आएगा आपका 0.35। ठीक है, ऐड कर देंगे इसको। क्लियर? पक्का? अब अगर लिथियम की बात, बेरिलियम के बाद अगर मैं बोरोन का निकालता हूं, तो 1s2 2s2 2p1, फिर देखो आप, ये 3 आ गया, तो ये 0.35 इंटू क्या आएगा 2, क्योंकि 2 और 1 3 है, तो 1 बचाएगा, 1 को बचाएंगे 2, ये आपका वही 0.85 इंटू 2। तो सॉल्व करो, 1.70 प्लस 0.35 इंटू 2। आपने नोटिस किया, इधर से इधर गया तो जेड इफेक्टिव 0.35 बढ़ रहा है, सॉरी 0.35 बढ़ रहा है, कौन? सिग्मा। यहाँ भी 0.35 इंक्रीज हो गया, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ 1.7 था सिग्मा, यहाँ 1.7 प्लस 0.35, यहाँ 1.7 प्लस 0.35 इंटू 2, बढ़ता ही जा रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? बढ़ता ही जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया। इसी तरह से नीचे आ रहे हैं, तो ये आ गया। क्लियर? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 11 एटॉमिक नंबर। ठीक। अब जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर आपसे कराएगा, देखना, यहां पर थोड़ा फोकस करना। अगर समझ में नहीं आए तो मेरी बातों को मैं क्लियर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे वो बोलेगा कैलकुलेट जेड इफेक्ट ऑन 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। अब उसने क्या बोला आपसे कि कैलकुलेट करना है आपको जेड इफेक्ट ऑन 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ग्रुप बना दिया। आउटर शेल ये है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 6 10 और एक 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब आप अपना दिमाग लगाओ कि 0.35 इंटू कितना करेंगे, यहाँ करो। अब सोचो कितना आएगा ये। एक मैंने रूल लिखवाया था, राइट साइड ऑफ द ग्रुप को छोड़ देते हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो बताओ क्या होगा, दिमाग लगाओ। आप सोचो सोचो सोचो। और जिसने यहां पर गलती की है वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि हाँ सर मैंने मिस्टेक की है। ये आपका होमवर्क है आज का। जितने भी बच्चों ने ये वीडियो देखा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हाँ सर हमने गलती की है, क्योंकि अगर आपने लिखा तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि ये गलती हुई है और वो कभी नहीं होगी दोबारा एग्जाम में। क्लियर? तो मैं आपका वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ प्लीज, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी वीडियो पहली बार देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को तो मैं आज से पीआर कोर्स और बढ़ाता जाऊंगा।
और कंटेंट डेवलप करूंगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ आज भी एक अच्छे कंटेंट की, ओरिजिनल कंटेंट की बच्चे वैल्यू करते हैं, तो उसी वैल्यू के तहत मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाऊंगा। लेकिन अगर सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हुए नहीं दिखे इस चैनल के, तो मेरे को लगेगा लर्नर्स ये सब नहीं समझना चाहते, ये सब देखना नहीं चाहते, उनको इन सब की कोई वैल्यू नहीं हो रही है, तो मैं क्यों अपना टाइम आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाने में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद मेरी फीलिंग्स को समझेंगे। मुझे ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ दुनिया इस कंटेंट को जानना चाहती है, समझना चाहती है, इसकी ज़रूरत है। तो ज़रूरत है तो बताओगे, तभी तो आपके लिए वो ज़रूरतें पूरी करने की हमारी एक कोशिश जारी रहेगी, मोटिवेशन हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई, गलती की जो आप लिखेंगे मैं चेक करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन थे 5 और 2 7, तो यहाँ आएगा 6। अब कई बच्चों ने यहाँ पर किया होगा 1। ठीक है, अब बच्चों की जो मिस्टेक है वो मैं बताता हूँ। वहां जो लिखा था, अपन ने लिखा था राइट साइड ऑफ द ग्रुप को छोड़ देते हैं। ये तो सेम ग्रुप है, ये सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप में नहीं छोड़ना है। अगर इस ग्रुप के बाहर कोई होता और इन इलेक्ट्रॉन्स में से किसी का निकाल रहा होता तब छोड़ते अपन। ठीक है, तो यहाँ 0.6 आएगा, ये 0.85 है, इंटू कितना हुआ 6 और 2 8, और ये आपका 1 इंटू 2। क्लियर आया ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक खास बात हो गई, आपको पता है क्या समझ में आया कि एक ग्रुप के सभी इलेक्ट्रॉन पर जो सिग्मा लग रहा है वो सेम लगेगा। एक ग्रुप के जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन पर जो जेड इफेक्टिव लगेगा वो सेम लगेगा। ग्रुप के हमेशा इलेक्ट्रॉनों पर सेम लगेगा। देखो कैसे, अगर 11वां निकालूंगा तब भी 6 करूंगा, 12वां निकालूंगा तब भी 6, 13वां करूंगा तब भी 6, 14 तब भी 6, 15 तब भी 6, 16 तब भी 6, 17 तब भी 6। यानी कि अगर मैं नोट करके लिखूं तो क्या आंसर आएगा कि 11 to 17 सेम जेड इफेक्ट। यस, यानी कि नोट करके एक और लिखें कि जो ग्रुप है सेम वैल्यू ऑफ जेड इफेक्ट एंड सिग्मा। ग्रुप के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनका सेम होगा। इसीलिए उसने ग्रुप में रखा था इनको, कि उन्होंने देखा कि इन सबका ही एक ही जेड इफेक्टिव आ रहा है, तो फिर उसने उन सबको ग्रुप में बना दिया। तो इसलिए उसने पहले बोला था कि ग्रुप में रखो इनको। ठीक है, तो रिजल्ट पहले पढ़ लिया और इसका एप्लीकेशन अब ये आ गया। क्लियर? तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक रूल होता है, और ये रूल ओनली फॉर 1s2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए लगेगा। सिर्फ 1s2 होना चाहिए, इसके आगे भी कुछ नहीं, पीछे भी कुछ नहीं। तो ओनली फॉर 1s2 कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्मा जो होता है वो 0.3 कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जैसे अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो 1s2 आएगा, तो यहाँ पर आपका 0.35 इंटू क्या करना पड़ेगा 1, तो इसका जेड इफेक्ट कितना बनेगा सिग्मा 0.35। तो जेड इफेक्ट जो बनेगा वो कितना बनेगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 2 माइनस 0.30। जैसे H माइनस आ गया, H माइनस में ओनली 1s2, H माइनस में ओनली 1s2 है, तो H माइनस का भी यही आएगा। जैसे लिथियम प्लस आ गया, लिथियम प्लस में सिर्फ और सिर्फ 1s2 है, तो इसका भी सेम यही आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हीलियम, लिथियम के बाद हीलियम आ गया, बेरिलियम प्लस 2 आ गया, तो इसका भी 1s2 आएगा, ये जेड इफेक्ट सेम आएगा। तो जब भी कभी किसी आयन या एटम का सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन 1s2 आ रहा है तो ये वैलिड होगा, तो ही ये लगाना है, वरना नहीं। सिर्फ 1s2, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, ओनली 1s2। ठीक है, तो ये आपका जेड इफेक्टिव एक तरह से समाप्त। इसमें आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फीलिंग आपको रखनी है कि अट्रैक्शन होता है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का, उस अट्रैक्शन को बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम करने की कोशिश करते हैं, शील्ड करने की कोशिश करते हैं, उसी को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपका प्यार देंगे। आप जितना प्यार दोगे मैं आपको उससे ज्यादा रिवर्ट करूंगा ऐसे लेक्चर्स बना करके। चलिए मिलते हैं, बाय।